आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन कैश फ्लो का। अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअली एक एक करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को अलग अलग सीखा। अब हम कंप्लीट क्वेश्चन को करेंगे जिसमें तीनों की तीनों एक्टिविटीज होंगी और साथ के साथ हम यहाँ पे ये भी प्रूव करके दिखाएंगे कि कैश इन द बिगिनिंग जो था वो इन तीनों एक्टिविटीज को कंसिडर करने के बाद किस तरीके से कैश एट द एंड जो हो गया यहाँ पर। अब कैश के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि केवल कैश नहीं लिया जाता, कैश की जगह पर हम टर्म यूज करते हैं कैश इक्विवेलेंट्स एंड कैश, यानी कि कैश और कैश के जैसे जो उसके इक्विवेलेंट है सारी चीजें उनको भी हम यहीं पे लेते हैं। इसके अंदर बैंक बैलेंस भी आ जाता है, क्योंकि कैश में बैलेंस है या बैंक में बैलेंस है या फिर बैंक का जो आपके ड्राफ्ट्स हैं वो भी यहीं पे आ जाते हैं। इसके अलावा मार्केटेबल अगर कोई सिक्योरिटीज हैं तो वो भी यहीं पे आ जाती हैं। तो इसके लिए आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 43 को करेंगे और इसको पूरा क्वेश्चन करेंगे। और आज क्योंकि पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा बड़ा लेंथी सा है, बट कुछ भी नहीं है। आप अगले लेक्चर्स में साथ के साथ बिल्कुल इजीली क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें शेयर होल्डर्स फंड है और नॉन करंट लायबिलिटीज कोई है ही नहीं। चलिए ठीक है। फिर करंट लायबिलिटीज दी हुई है और रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट नंबर 1 पड़ा हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के आगे नोट नंबर 2 पड़ा हुआ है और इसके बाद एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स हैं और टेंजिबल एसेट्स के आगे नोट नंबर 3 पड़ा हुआ है। फिर करंट एसेट्स दी हुई हैं और आपको एक बात जो बतानी है कि अगर किसी आइटम के आगे अगर नोट नंबर पड़ा हुआ है तो उसको हम बैलेंस शीट से बिल्कुल नहीं देखेंगे, उसको बैलेंस शीट के पार्ट को उसके यूज ही नहीं करना है। हम सीधा उसके नोट पे जाएंगे और नोट से हम जो है उसकी जो इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस का ये जो 38 और 57 का फिगर है इसको हमने नहीं यूज करना है, क्योंकि इसके आगे नोट नंबर 1 पड़ा है। हमने इसके नोट नंबर 1 पे जाना और जो इंफॉर्मेशन वहां दी होगी उसको हमने यूज करना है। आप देखिए नोट नंबर 1 में इन्होंने बताया कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर 2 पार्ट हैं, एक तो जनरल रिजर्व है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो सरप्लस का बैलेंस है। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स है और टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर 2 एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। फिर एक नोट भी दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स for the year ended 31st March 2019 and 20 are 39,000 and 45,000 respectively। देखिए अब इस बार से जो आपको ध्यान देना है, पहले वाले अगर कोई बुक से मिलाएंगे तो आंसर डिफरेंट होगा। अब की बात इस बार से इस सेशन से आपको ये ध्यान देना है कि जितनी भी करंट ईयर में प्रपोज डिविडेंड्स हैं उनको हमने कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर कंसीडर नहीं करना है। उसका रीजन क्या है कि ये अभी प्रपोज्ड है, इसका पेमेंट हमने नेक्स्ट ईयर करना है तो नेक्स्ट ईयर इसको लिया जाएगा। कुल मिला के अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो हमारे लिए इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है अभी। दूसरी चीज क्या है कि जितना हमने लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो उस समय उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया होगा और उस प्रपोज डिविडेंड को हमने इस बार पे किया होगा, तो इस फिगर को हमने कैश फ्लो के अंदर यूज करना है क्योंकि इसका हमने यहाँ पर पेमेंट किया। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं शुरू। हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और सबसे पहले शुरू करेंगे हम एक वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट के अंदर आपने पहले पार्ट 1, 2 और 3 लेक्चर्स में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो मैं बहुत ज्यादा उस पर टाइम नहीं देते हुए सीधा शुरू कर रहा हूँ। और अगर किसी ने पहले नहीं ध्यान दिया हुआ तो रेफर करें पुराने लेक्चर्स को, उसके अंदर सारी बात आपको समझ में आएगी। तो शुरुआत करनी होती है जो सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उससे शुरुआत करनी होती है। यहाँ पर 18,000 से 27,000 हो गया है और यानी कि 9,000 रुपीज का यहाँ पे चेंज है, तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो वर्किंग नोट मेरे ऊपर हेडिंग है और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सरप्लस एज पर
स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो शॉर्टकट में ही लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये सरप्लस जो था हमारे पास निकाला था हमने, देखा था 9000, ये 18 से 27 हो गया था। फिर इसके अंदर आपको याद होगा, मैं क्योंकि काफी दिनों के बाद आप वर्किंग नोट बना रहे हो, बीच में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते रहे, तो मैं याद भी करा दूं कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रपोज डिविडेंड लिखते हैं। और प्रपोज डिविडेंड के लिए ध्यान देने की बात है, ये प्रपोज्ड डिविडेंड्स जो होते हैं ये लास्ट ईयर वाले हमने पे करे होते हैं, तो इसलिए प्रपोज डिविडेंड पेड में आपको याद रखना है, ब्रैकेट में मैं लिख भी दे रहा हूँ कि ये लास्ट ईयर वाले हैं। फिर इसके बाद ऐड करते हैं इसमें इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड हमेशा हम लोगों ने एडजस्टमेंट में देखे मिलेंगे और ये हमने पे किए ही होते हैं, तो इंटरिम डिविडेंड्स पेड कितने हैं वो लिख लेते हैं। फिर इसके बाद ट्रांसफर करते हैं अगर कोई रिजर्व फंड के अंदर, तो उसको हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो मैंने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिख दे रहा हूं मैं, टू जनरल रिजर्व। और इसके अलावा अगर कोई हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है तो उसको हम लेते हैं, तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन करंट ईयर, ये करंट ईयर का फिगर यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को लेके चलते थे, और जो कि आपके सिलेबस से हट गया है। हालांकि मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, अब चूंकि वो हट गया तो अब हम आने वाले एक्सरसाइजेस में या आने वाले क्वेश्चंस में उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसे ही डायरेक्टली करेंगे। इस जगह पर हमको मिल जाता है, जब हम इतना पार्ट कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और इससे हमें शुरुआत करनी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो अब हम इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं। क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड जो थे वो आपको दिए हुए हैं, कितने हैं प्रपोज डिविडेंड। हमने इस साल वाले नहीं लेने, हमने लास्ट ईयर वाले लेने, क्योंकि अभी वो केवल प्रपोजल रखा गया है और अगले फाइनेंशियल ईयर में उसका पेमेंट होगा। तो अभी इस समय कोई भी उस पर पेमेंट नहीं है, तो पेमेंट कौन सा हुआ होगा, इस समय जो पेमेंट हुआ होगा वो लास्ट ईयर वाला पेमेंट हुआ होगा, यानी कि 39,000 रुपीज का। तो हम 39,000 रुपीज को लेके चलेंगे। तो प्रपोज डिविडेंड 39,000। इंटरिम डिविडेंड्स इस क्वेश्चन में कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने नील लिख दिया, और चाहे तो आप इंटरिम डिविडेंड्स यहाँ पे नहीं भी लिखते तो भी चलता, मैंने तो जस्ट रिकॉल कराने के लिए आपको लिख दिया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व था, नोट नंबर 1 में दिया हुआ था। देखिए 20,000 से ये 30,000 हो गया है, तो जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर था वो 10,000 रुपीज का ट्रांसफर था, तो हम 10,000 रुपीज का ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखते हैं। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन करंट ईयर, वो है आपका, देखिए एक बहुत जरूरी बात है ध्यान देनी कि वैसे तो इसका प्रोविजन फॉर टैक्स का हमें एक अकाउंट बनाना होगा, जो अगले वाले क्वेश्चंस में हम सीखेंगे। पर आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी बात ध्यान देनी कि हर एक का हम डिफरेंसिंग फिगर लेते हैं, 18 से 27, 30 से 57, ये चेंज को नोटिस करते हैं। पर यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए आपको बात याद रखनी है हमेशा कि ये इंडिपेंडेंटली डील होंगे, लास्ट ईयर का अलग डीलिंग होगी और करंट ईयर की अलग डीलिंग होगी, इसके डिफरेंसिंग फिगर से डील नहीं होगा। इसके लिए भी मैं रीजन भी आपको समझा दूं कि देखिए जितना आपका लास्ट ईयर जो प्रोविजन क्रिएट किया गया था वो हमने टैक्स का पेमेंट किया होगा, और इस साल जो प्रोविजन क्रिएट किया है ये अभी नॉन कैश एक्टिविटीज में से अभी पैसे गए ही नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने प्रोविजन क्रिएट किया है, इसमें कैश का मूवमेंट नहीं हुआ होगा। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, उसको एड बैक करते हैं, और लास्ट ईयर का जितना टैक्स था वो हमने इस बार प्रोविजन जो बनाया उतना टैक्स हमने इस साल पे किया होगा, तो उसको हम यहाँ पर आउटफ्लो के तौर पर दिखाते हैं। तो 32,000 रुपीज का हमने प्रोविजन इस बार क्रिएट किया है, तो 32,000 रुपीज का प्रोविजन हम यहाँ पर लाके जोड़ेंगे। जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 90,000 रुपीज हो जाएगा, 9918 और 2, ठीक है जी 90,000।
अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया और यहाँ से अब हमने क्वेश्चन को करना शुरू करना है। तो मैंने एक फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, मैं इसमें ही पुट करते हुए चले जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारी ए हेडिंग होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि हमने कहाँ से निकाली होती है, हमने एक वर्किंग नोट बनाया होता है, वहां से हमने इसको कैलकुलेशन करके लाए होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, यानी कि ऐसी चीजें जो या तो नॉन कैश है और नॉन ऑपरेटिंग है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय उसके अंदर आ गई थी, उसके इफेक्ट को अब हम कैंसिल करते हैं। तो क्वेश्चन में अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं। तो आते हैं हम क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस जगह पर आपके पास क्वेश्चन में इससे रिलेटेड जो अमूमन जो सबसे पहली जो चीजें आया करती हैं वो होते हैं जो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये एक कॉमन पार्ट है जो हमेशा आते थे, आपको याद नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो लॉस प्रॉफिट के फीचर्स तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई पॉइंट्स ही नहीं रहे वहां पर। तो यहाँ पर जो बात नजर आती है जो होनी चाहिए वो डेप्रिसिएशन और जो है अमोर्टाइजेशन की बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम टेंजिबल एसेट्स के ऊपर जाते हैं। यहाँ चूंकि नोट नंबर 3 पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर नोट नंबर 3 है तो वहां से नहीं देखेंगे, हम 3 नोट नंबर पे चले जाएंगे। जिसका नोट पड़ा होता है वो नोट से डील होगा। तो यहाँ पर 1,10,000 था पहले फिगर, अब ये 57,000 हो गया, ये 90,000 था, ये 1,91,000 हो गया। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 1,10,000 से 57,000 हो गई है, ये कम हो गई है। कम होने के दो कारण होते हैं, या तो ये सेल हो गई होगी या फिर ये डेप्रिशिएट हो गई होगी। देखिए डेप्रिसिएशन 10-15% के आसपास के डेप्रिसिएशन होते हैं, इतना बड़ा डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये कम हो गई है उसके लिए एक सपोजिशन लेके चलना पड़ेगा कि भाई ये सेल हो गई। आप अगर बहस करेंगे तो हम डेप्रिसिएशन भी मानने को तैयार हो सकते हैं, पर कोई लॉजिक ये नहीं होता कि आधी हो जाती डेप्रिसिएशन में चीज, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन नहीं मानेंगे, इसको ये मानेंगे कि ये सेल हो गया है। और चूंकि टीचर इसमें मार्क्स ना काट लें तो हम इसके लिए नोट भी देंगे। दूसरी चीज एक बात और ये बतानी कि एग्जाम में आपको ये बात बिल्कुल क्लियर करी गई होगी, बताया गया होगा कि भाई ये कम हुआ है तो डेप्रिसिएशन की वजह से कम हुआ है या सेल की वजह से। कोई भी वेग लैंग्वेज का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। क्योंकि ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको चीजें सीखनी होती हैं, इसलिए यहाँ पे वेग लैंग्वेजेस भी होंगे। तो ये हम सपोज करके चल रहे हैं कि ये जो कम हो गया था ये सेल हो गया था। अगर ये डेप्रिसिएशन होता तो ये नॉन कॉस्ट एक्टिविटी होती है और बी आइटम्स टू बी एडेड में हम इसको लेके जाते हैं। फिर प्लांट एंड मशीनरी तो भाई बढ़ गया तो ये परचेज किया गया होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपके पास डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। अब आते हैं हम इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल जो है वो 50,000 से 40,000 हो गई है। तो गुडविल अगर 50 से 40 हो गई है तो ये इसका मतलब राइट ऑफ करी गई होगी, तो इसको हम भी आइटम्स टू बी एडेड में ले जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे गुडविल अमोर्टाइज या गुडविल रिटर्न ऑफ। इसके अलावा क्वेश्चन को मैंने पूरा चेक कर लिया, कुछ भी इसमें और इससे रिलेटेड पॉइंट है नहीं, तो गुडविल रिटर्न ऑफ आ गया और बी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है और सी से रिलेटेड भी कुछ नहीं है। तो हम इसको यहीं पे ही क्लोज करते हैं। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 10,000 और आइटम्स टू बी डिडक्टेड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस जगह पर नील है पार्ट, तो मैंने भी यहाँ नील लिख दिया, नील डिडक्शन होगा। और आपका जो पहला पार्ट का आंसर आ रहा है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आपका हो गया 1 लाख रुपीस, 1 लाख। अब देखिए इस जगह पर आपने जो कैलकुलेशन करके लेके आए वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि वर्किंग कैपिटल का पार्ट अभी तक इसके अंदर कंसिडर नहीं हुआ है। तो अब हम वर्किंग कैपिटल के पार्ट को कंसिडर करेंगे और जाएंगे हम वहां पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के लिए। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जब हम जाएंगे तो हमें ध्यान देना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को वहां पर करंट होते हुए भी नहीं यूज करना है। इसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म
बोरोइंग्स हैं तो उसको भी नहीं कंसिडर करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि आप पहले वाली एक्टिविटीज में पढ़ के आए हो कि बैंक ओवरड्राफ्ट को जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट मानना है, शॉर्ट टर्म लोन्स को भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट मानना है, तो वो करंट होते हुए भी नहीं यूज करी जाएंगी। बाकी सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लिया जाएगा। हाँ, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को भी नहीं लिया जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम आंसर देने के लिए यूज करते हैं, उसको लेके चलते हैं कि शुरू में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये थे और अब चेंज होकर के ये हो गए, जो कि आपको इसी में ही अगले वाले पार्ट के अंदर आज प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अब हम ई और एफ पार्ट के ऊपर। ई में हमारी हेडिंग है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसको हम ऐड करते हैं। देखिए, जब भी करंट एसेट डिक्रीज होंगी तो उससे हमारे पास जो है रुपए आएंगे, और अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो उससे भी रुपए आएंगे। ठीक इसके विपरीत एफ पार्ट में हम लोग लेस करते हैं। अगर इंक्रीज हो जाए करंट एसेट, अगर करंट एसेट इंक्रीज हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास से उतने रुपए जा रहे हैं, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज का मतलब भी उतने रुपए जा रहे हैं क्योंकि हमने उतने रुपए की लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। तो क्वेश्चन में चलते हैं, और ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी पहले काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं डिस्कशन कर रहा हूं और आगे चलता हूं। हम सीधा करंट लायबिलिटीज पे चल रहे हैं। सबसे पहले तो करंट लायबिलिटीज के अंदर दिया हुआ है हमें ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स जो है वो 35,000 से 53,000 हो गए। ट्रेड पेबल्स में चेंज हो गया है, और ट्रेड पेबल्स के अंदर जो हमारा चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है 18,000 रुपीज का। ये इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखिए, अगर इंक्रीज हो रहे हैं ट्रेड पेबल्स तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है यहाँ पर हेडिंग हमारी ई। तो ई के अंदर हम लिखेंगे ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स ये हो रहे हैं आपके चेंज 18,000 रुपीज। फिर ट्रेड पेबल्स के बाद देखिए क्वेश्चन में आगे आपको दिया हुआ है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज जो है वो 8,000 से 6,000 हो गई हैं। 8,000 से 6,000 होने का मतलब क्या है? करंट लायबिलिटी जो है आपके कम हो गई, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है। और अगर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो आपको किस हेडिंग में लिखना है? ये देखिए लिखा हुआ है एफ में लिखना है। तो एफ में हम लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस फिगर आ रहा था, डिफरेंसिंग फिगर था, वो था जी 2,000 रुपीज। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिए हुए। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हम वर्किंग नोट पे जाएंगे क्योंकि नोट नंबर 2 था, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स का था। और आपको पता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स को आप सेपरेट अलग से शो करते हो, तो उसको कहाँ शो करना है? एक तो स्टार्टिंग में जब वर्किंग नोट बनाते हैं वहां शो करते हैं, और दूसरा ऑपरेटिंग में लास्ट में एंड में हम अलग से शो करते हैं कि कितने रुपए का टैक्स का पेमेंट होगा। तो अब हम करंट लायबिलिटीज के पार्ट को कंसीडर कर चुके हैं। अब हम चलेंगे करंट एसेट्स के पार्ट में। करंट एसेट्स में सबसे पहले आपको इन्वेंट्रीज दी हुई है, और इन्वेंट्रीज देखिए आपकी 57 की थी, अब ये 39 की हो गई है। तो आपकी इन्वेंट्रीज जो है वो 18,000 रुपीज रिड्यूस हो गई। डिक्रीज इन करंट एसेट है। करंट एसेट अगर डिक्रीज होगी तो ई पार्ट में लिखेंगे हम। ई पार्ट में हम लिख रहे हैं इन्वेंट्रीज का अमाउंट जो चेंज हुआ है वो है जी आपका 18,000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो 75,000 से 1,08,000 के होते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल में आपका जो चेंज हुआ है वो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 75 में से 1,08,000 माइनस करें तो 33,000 के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो आपके बढ़ जा रहे हैं। अगर बढ़ जा रहे हैं तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स हैं। तो हम इंक्रीज इन करंट एसेट है तो यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे भाई ट्रेड रिसीवेबल्स में चेंज कितना हो गया। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में चेंज हो गया है आपका 33,000 रुपीज। इसके बाद हमें करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक बैलेंस दिया, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस दिया हुआ है। ये करंट होते हुए भी इस जगह पे नहीं यूज होना है क्योंकि इसको हमने आंसर देने के लिए यूज करना है। अभी हम आगे वाले स्टेप्स में इस बात को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो हमने सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को जो डील
करना था वो कर लिया। अब हम इसका टोटल करते हैं, तो इस जगह पे टोटल जो है लेस होने का पार्ट आया वो है जी आपका 35,000। और ई पार्ट में हम लोग जो है देखते हैं टोटल कितना हो रहा है, वो हो रहा है जी 36,000। तो 1 लाख में 36,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे और 35,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास 1,01,000 रुपीज का जो है बैलेंस आने लगेगा। अब देखिए 1,01,000 रुपीज का प्लस में बैलेंस आ रहा है। अगर ये प्लस में बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने पैसे इसमें बढ़ गए हैं। तो अगर बढ़ गए होंगे तो हम लोग आंसर लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हमने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दिया। इसके बाद हमने पेमेंट जो टैक्स का करते हैं, जिसको इनकम टैक्स पेमेंट कहते हैं, वो हमने यहाँ पर शो करना होता है कि कितने टैक्स का पेमेंट किया। तो टैक्स का पेमेंट कौन सा किया होता है, जो लास्ट ईयर का होता है। तो देखिए लास्ट ईयर हमने 28,000 रुपीज का प्रोविजन बनाया था, ये हमने पेमेंट किया होगा, और 32,000 रुपीज का प्रोविजन बनाया जो हम अगले साल पे करेंगे। क्योंकि अगले साल पे करेंगे वो नॉन कैश था, इसलिए हमने उसको वापस जोड़ दिया। और सही मायने में कितना पेमेंट किया गया, वो 28,000, ये हम आखिरी में एच पार्ट में शो करते हैं। और ये सारी चीजें हमने फर्स्ट 4 लेक्चर्स के अंदर काफी डिटेल में पढ़ी हुई है। तो हमारा जो यहाँ पर है टैक्स का पेमेंट है वो है जी 28,000 रुपीज। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है और मैंने यहाँ पे नहीं लिख दिया। अब 1,01,000 में से अगर आप 28,000 को माइनस कर देंगे तो जो आपका बैलेंस आएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर होगा। तो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 73,000। ये जो 73,000 रुपीज का बैलेंस आया है, ये इसके लिए हमने आंसर लिखना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए मैंने तो ये फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, तो इसलिए यूज्ड और फ्रॉम दोनों लिखे हुए हैं। अगर फ्रॉम यहाँ पर फ्रॉम ना अगर नहीं होता तो यूज्ड होता, यूज नहीं होता तो फ्रॉम होता, मैं तो उसको काट दूंगा। पर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो क्योंकि मेरे को फॉर्मेट बनाने में बड़ा टाइम लगता है, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से बनाया। आपको क्या करना है, आपको सीधा लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, और अगला पार्ट है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि जो भी नॉन करंट एसेट्स हैं इन्वेस्टमेंट को मिला करके, उनसे परचेज करने से या सेल करने से क्या चेंजेस करने से क्या हमारे पास इफेक्ट आ रहा है वो दिखाना होता है। अगर हम किसी नॉन करंट एसेट को परचेज करते हैं तो आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा, और इसके विपरीत अगर हम सेल करते हैं तो वहां से पैसे आ जाएंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग जो है वो पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या लेके चलना है, सारे के सारा जो नॉन करंट एसेट्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको यहाँ पर बताना है आपने। तो इसके लिए सीधा हम चले जाएंगे अपने नॉन करंट पार्ट के ऊपर, और वो भी एसेट्स के पार्ट के ऊपर। इनफ्लो और आउटफ्लो मैं आपको लिखने के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा इनफ्लो लिखना या आउटफ्लो लिखना कोई जरूरी नहीं है, इट्स अप टू यू, आप लिखें या डायरेक्ट लिखें। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, और इनफ्लो आउटफ्लो पता करने के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हम लोग को सीधा कहाँ जाना चाहिए, नॉन करंट एरिया पे जाना चाहिए और एसेट्स के एरिया पे। ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पर हम फर्स्ट पे गए, तो फर्स्ट में जब गए हैं तो वहां पे लिखा हुआ है जी टेंजिबल एसेट्स, और इसके आगे हमारे पास नोट भी दिया है। तो याद करा दूं कि अगर किसी चीज का नोट दिया होगा तो वो पार्ट वहां से बिल्कुल डील नहीं होगा, वो सारे के सारा पार्ट जो डील होगा वो आपके नोट टू अकाउंट से। तो हम इसके लिए नोट टू अकाउंट पे चले गए। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो चेंज हुआ है 1,10,000 से 57,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग जो है 1,10,000 से 57,000 अगर हुआ है तो देखिए कितना चेंज हो गया है। इसमें से 40 लैंड एंड बिल्डिंग का डिफरेंस निकलेगा 43 और 10 53,000 रुपीज का लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो कम हुआ है। अगर 53,000 का लैंड एंड बिल्डिंग कम हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इससे पैसे आए होंगे। अगर पैसे आए होंगे तो हम इनफ्लो में लिखेंगे और लिखेंगे जी यहाँ पे सेल
ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और इसमें थे 53,000 रुपीज। इसके बाद फिर देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 90,000 से हो गया है आपका 1,91,000, यानी कि 1,01,000 रुपीज की आपने प्लांट एंड मशीनरी और खरीदी। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी 1,01,000 की और खरीदी है तो भाई पैसे गए होंगे, तो आउटफ्लो में लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और ये है भाई आपका 1,01,000। तो हमने यहाँ पर नोट का जो पार्ट है वो तो कंसीडर कर लिया। अब देखिए नोट वाले पार्ट के बाद कुछ और भी दिया हुआ था, हम आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नोटिस करिए इनटेंजिबल एसेट गुडविल थी, जो कि राइट ऑफ हुई थी, यानी कि कम हुई थी। हाँ, अगर ये बढ़ रही होती तो इसका हमने गुडविल परचेज करी होती, और वो भी आउटफ्लो की एक्टिविटी में यहाँ पर शो होता है, इन्वेस्टिंग में। फिर इसके बाद यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं, जो कि पहले 10,000 की थी और अब हो गई हैं 35,000 की। तो 25,000 रुपीज की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई हैं, यानी कि 25,000 रुपीज की आपने इन्वेस्टमेंट्स और खरीदी। अगर आपने और इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो फिर आप आइए लिखिए आउटफ्लो में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसका अमाउंट है भाई 25,000। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ भी और यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम अगर इसको टोटल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 53,000 रुपीज आए हैं, और दूसरी तरफ जो है 1,26,000 रुपीज गए हैं। तो यहाँ पर 1,26,000 गए हैं और 53,000 आए हैं। दोनों का हम डिफरेंस निकाल, और जब इसमें से डिफरेंस निकालते हैं तो भाई यहाँ पर जो आ रहा है वो 73 ही आ रहा है। तो 73 पहले में भी आया था इत्तेफाकन, यहाँ पे भी 73 ही आ रहा है। पर एक बात जो है वो 73 में चेंज ये है कि ये 73,000 माइनस में आ रहा है। तो अगर माइनस में आ रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में कि भाई यहाँ पर कैश जनरेटेड नहीं है, कैश आया नहीं है, कैश तो चला गया है। अगर कैश चला गया तो हम लोग लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे थर्ड एक्टिविटी, जो कि है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहां पर जाना है? शेयर होल्डर्स फंड में जाइए, और साथ के साथ आप चले जाइए नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर। तो क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहां पर आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज कोई है ही नहीं, और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो सीधा आप चले जाएंगे शेयर्स के ऊपर। तो शेयर्स में देखिए आपके पास क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3 लाख के आपके जो हैं पहले के शेयर्स थे, अब हो गए जी 3,50,000 के, यानी कि 50,000 रुपीज के आपने शेयर इश्यू किए हैं। तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो एंड आउटफ्लो लिख लें। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो, बिना इनफ्लो आउटफ्लो लिखे हुए भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो इनफ्लो में क्या है, आपने इश्यू किए शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, और शेयर इश्यू किए थे भाई आपने 50,000 रुपीज के। अब देखिए यहां पर आता क्या क्या है, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है उसके अंदर के चेंजेस। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में
हम लोग लेते क्या है, ब्रॉडली याद रखने के लिए रखा हुआ था, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, और साथ में उनकी कॉस्ट यानी कि उसके ऊपर इंटरेस्ट कितनी पे कर रहे हैं, उसके ऊपर डिविडेंड्स कितने पे कर रहे हैं, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो हमने क्वेश्चन में लास्ट में देखा था एडजस्टमेंट है यहाँ पर, और आखिरी में दिया हुआ था कि 39,000 रुपीज के हमने जो है डिविडेंड्स पे किए। तो अगर 39,000 रुपीज के डिविडेंड पे किए हैं तो ये आउटफ्लो होगा। तो आउटफ्लो में हम लिखेंगे डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स पेड जो है वो है आपके 39,000 रुपीज के। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बाहर जो है 50,000 आ गया, यहाँ पे आपका 39,000 आ गया, और आपका जो फाइनल आंसर हो गया माइनस करने के बाद वो हो गया जी 11,000। 11,000 कैसे हुआ? 50,000 इनफ्लो हुआ, 39,000 रुपीज की डिविडेंड चले गए, तो 50 में से 39 माइनस किया तो 11,000 रुपीज का आपका यहाँ पर क्या हो गया, जो अमाउंट है वो इनफ्लो हुआ। टोटल नेट इफेक्ट क्या रहा? इनफ्लो हुआ, कैश जनरेट हुआ। तो आंसर आप लिखेंगे कि इतने रुपए आए हैं, तो लिखेंगे कैश जनरेटेड। सो वी विल राइट कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड। यहां तक का पार्ट आपने इंडिविजुअली एक एक करके प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। आपने पहले एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 ये सबको अलग अलग करके समझा हुआ है डिटेल में। तो यहाँ तक का जो पार्ट था वो पूरा का पूरा पुराना ही था। अब हम इसके बाद जो है ये 3 एक्टिविटीज के बाद जो है यहाँ पे फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, आप देखिए मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, यानी कि तीनों एक्टिविटीज का हमने टोटल करना है। तो पहली वाली एक्टिविटी का जो में कितने पैसे आए थे, पहली वाली एक्टिविटी में हमारे पास 73,000 रुपीज आए थे, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 73,000 आए थे। सेकंड वाली एक्टिविटी में हमारे पास माइनस हो गए थे 73,000, उसमें कैश यूज था। और थर्ड वाली एक्टिविटी में फिर कैश जनरेटेड था 11,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों एक्टिविटीज का टोटल करेंगे और टोटल करके देखेंगे कि इन सारी एक्टिविटीज का एग्जैक्टली रिजल्ट आउटपुट फाइनल क्या रहा। तो 73 और यहाँ पर मिला करके अगर हम जोड़ देंगे तो प्लस 11,000 रहा, क्योंकि 73 में से 73 जीरो हो गया और नेट इफेक्ट प्लस 11,000 रहा। तो हमने फोर्थ पार्ट में यहाँ पे लिखना होता है कि पूरे एक्टिविटीज को जोड़ करके हमारे पास क्या इफेक्ट रहा। तो इस जगह पर हम आंसर लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और आगे हम ये भी लिख देते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमारे पास ये हुआ चेंज। तो इस वर्ष सारी एक्टिविटीज के साथ में नेट इफेक्ट का क्या आ रहा कि हमारे पास 11,000 रुपीज का जो है वो पार्ट जो है यहाँ पर चेंज हो गया है। तो 11,000 रुपीज चेंज हो गया, क्या हुआ? प्लस हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ओपनिंग बैलेंस देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कितना था। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस 17,000 था। फिर हम यहाँ पर अगले पार्ट में लिखते हैं कि कितना बैलेंस था। तो इस जगह पर हम लिखेंगे 17,000 रुपीज का बैलेंस था। हमने यहाँ पर फिफ्थ हेडिंग में लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग, शुरुआत में कितना था। अब जब हम शुरुआत के बैलेंस को और चेंज के बैलेंस को लेके आते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है 28,000। यही हमारा आंसर है, और हम ये देखेंगे कि ये जो आंसर है ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड। अब क्वेश्चन में आप चेक करिए, देखिए क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 28,000 है, यानी कि हम यहाँ पर जो शो करना चाहते हैं वो शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं कि ये 3 एक्टिविटीज में चेंजेस हुए। पहली वाली में 73,000 रुपीज आए, दूसरी वाले में 73 चले गए, तीसरी वाले में 11,000 आए, और इन तीनों एक्टिविटीज का जो फाइनल रूप रहा वो क्या था कि 11,000 रुपीज हमारे पास बढ़ गए। तो हमने लिखा है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, और इसके बाद 17,000 हमारे पास शुरू में था, और इस तरीके से क्लोजिंग बैलेंस 28,000 चेंज हो गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पर्पस होता है वो यही शो करना होता है कि ओपनिंग बैलेंस किस तरह से कन्वर्ट होके ये क्लोजिंग बैलेंस में चेंज हुआ। चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन को करते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। और सबसे पहले देखिए दिया हुआ है इसमें शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज जिसके अंदर डिवेंचर्स हैं, फिर करंट लायबिलिटीज हैं, दूसरी तरफ एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। हमें कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं एक वर्किंग नोट के कंटेंट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो वर्किंग नोट में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स देखना होता है, डिविडेंड्स को देखना होता है और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व देखना होता है या रिजर्व फंड्स में। क्वेश्चन में किसी भी तरह का डिविडेंड का, टैक्स का और जो है रिजर्व्स का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नोट नंबर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। तो सीधा हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ है आपका जो 82,000 ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है 1,83,000, यानी कि 1,01,000 रुपीज का जो है यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। और टैक्स की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वर्किंग नोट बन नहीं सकता। तो वर्किंग नोट को छोड़ करके डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो हमारा आ गया है 1,01,000। इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट्स करते होते हैं जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के एडजस्टमेंट में जो मेन पार्ट होता है वो लॉस ऑन सेल या फिक्स्ड या प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट है या दूसरी किसी हेडिंग की जो इनकम्स हैं वो अगर यहाँ आ गई हैं या डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, तो वो यहाँ पर नहीं है। कुछ भी इस तरह की चीजें यहाँ पर अलग से नहीं दी हुई हैं। तो इस जगह पर हमें देख रहा हूं मैं, तो कौन सी चीज है देखने में, कोई भी चीज यहाँ पर नहीं है। डेप्रिसिएशन के लिए एक बार चेक कर लेते हैं हम। फिक्स एसेट्स जो है वो बढ़ रही हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही हैं और फिक्स एसेट अगर घट रही होती तो एक बार क्वेश्चन उठता डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं है यहाँ पर। तो देखा जाए तो यहाँ पर बी और सी का कोई भी कंटेंट नजर नहीं आ रहा, पर एक टर्म है यहाँ पर और वो है 15% डिबेंचर्स। अगर हम 15% डिबेंचर्स की बात करें तो 15% डिबेंचर्स के ऊपर, यानी कि जो डिबेंचर्स का बैलेंस है उसके ऊपर उन्होंने 15% की इंटरेस्ट पे करी होगी। अब हम 15% की जो इंटरेस्ट है वो पे करी होगी, तो ये जो है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो कर चुके होते हैं। तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती। नॉन ऑपरेटिंग क्यों है? क्योंकि इनफैक्ट में ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे और लेके कहाँ जाएंगे आप, इसको उसके अपने मेन हेडिंग जो आपकी हेडिंग है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वहां पे ले जाएंगे। अब 15% डिबेंचर्स जो हैं यहाँ पर दो बैलेंसेस हैं, एक 50,000 का और एक 80,000 का। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे आपको कि आपको इंटरेस्ट जो देनी है वो किस फिगर के ऊपर देनी है। यहाँ पर राइटर ने एक सपोजिशन लिया हुआ है कि हम हमेशा अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है तो इसका मतलब क्या है कि आप ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। बाकी क्या है कि क्वेश्चन में अभी हमने और पहले की एक्सरसाइजेस भी करी हैं, पहले के क्वेश्चंस भी करें, तो उसमें एक बात समझी हुई होती है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस किस दिन को हो रहे हैं उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर एक सपोजिशन ये लेके चलते हुए कि ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट पे करी गई होगी और जो 30,000 के नेट डिबेंचर इश्यू किए गए 50 जो 80 हुए वो एट द एंड हुए, ऐसा मान के चल रहा है। तो 50,000 के ऊपर 15% के रेट से इंटरेस्ट जो है वो दी गई होगी और इंटरेस्ट जो है वो वहां पर उन्होंने बतौर एक्सपेंस माइनस किया होगा और क्योंकि माइनस किया होगा इसको हम वापस ऐड करेंगे और उसका इफेक्ट कैंसिल करेंगे और इसको लेके कहाँ जाएंगे, जो इसकी सही जगह है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस जगह पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसका अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का हमने कैलकुलेट किया था 50,000 के ऊपर और वो था 15% के रेट से 7,500। इसके अलावा सी में भी कुछ यहाँ पर है नहीं,
तो हम इसको डायरेक्ट लेते हैं। आगे के क्वेश्चन में इसमें काफी सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो 7500 यहाँ आ गया, लेस होने के लिए यहाँ से नील लेस होगा, और हमारा पहला पार्ट आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि आपका आ गया 1,08,500 रुपीज। इसके बाद हम यहाँ पर इफेक्ट देते हैं, और इफेक्ट देने के लिए हमारे पास होती हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड करी जाती हैं। रीजन क्या है कि इससे रुपए आते हैं, इसलिए इसको ऐड करते हैं। और अगर कोई करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब खरीदी जा रही है, उसमें पैसे जा रहे होंगे। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज का मतलब लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जा रहा होगा, इसलिए उसमें पैसे जा रहे होंगे, तो वो लेस करा जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं और करंट लायबिलिटी सबसे पहले शुरू करते हैं। करंट लायबिलिटीज में आप देखिए यहाँ पे ट्रेड पेबल्स हैं, जो कि 1,10,000 से 1,50,000 हो गए हैं। तो ट्रेड पेबल्स क्या है? करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ रही है। अब चूंकि बढ़ रही है तो आप इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को दिखाते हो ई हेडिंग के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, और कितना चेंज हो रहा था? इसमें चेंज हो रहा था 40,000 रुपीज का। 110 से ये हो गया था 1,50,000। अदर करंट लायबिलिटीज 20,000 से 12,000 हो गई हैं, ये डिक्रीज हो गई हैं। डिक्रीज हो गई हैं तो ये कहां पर जाएंगी? ये एफ में जाएंगी। कितने डिक्रीज हो गई हैं? ये डिक्रीज हो गई हैं 8,000, 20 से 12 हो गई हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटीज, और इसका जो अमाउंट है वो है भाई आपका 8,000। अब हम आगे चलते हैं और इसमें अब लेंगे हम करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स में सबसे पहले आपको इन्वेंट्रीज दी हुई हैं, और इन्वेंट्रीज में आप देखिए 1,50,000 से 2,06,000 हो गई। करंट एसेट बढ़ रही है आपकी। अब अगर करंट एसेट बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है? आपकी 56,000 रुपीज की करंट एसेट बढ़ रही है। अब इंक्रीज इन करंट एसेट है, इंक्रीज इन करंट एसेट आप लेस करोगे, और आप यहाँ पे लिखोगे इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का फिगर है आपका 56,000 रुपीज। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 70 से 32 हो गए, डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट घट जाएंगी तो ये आप ई पार्ट में रिकॉर्ड करोगे, और ये घट रही हैं आपके 38,000 रुपीज। तो ये ट्रेड रिसीवेबल 70 से 32, 70 से 32, 38,000। तो 38,000 ट्रेड रिसीवेबल्स। और इसके बाद हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं। आपको पता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हमने नहीं लेना होता, उसको हमने आंसर देने के लिए यूज करना होता है। तो इसका टोटल कर लेते हैं, कितना हो रहा है? 78,000 रुपीज इसमें ऐड होंगे, और 56 और 8 मिला करके हो गए जी 64,000। ये लेस होगा, तो 78 प्लस होगा, 64 लेस होगा, और फाइनली इसमें देखते हैं हमारे पास क्या इफेक्ट आ रहा है। 64 लेस करने के बाद यहाँ पर हो गया 1,22,500 रुपीज कैश जनरेटेड। इतने रुपए का कैश हमारे पास आ गया है, इससे आ रहा है। इनकम टैक्स की कोई भी डिटेल्स यहाँ पे दी नहीं हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होता है तो वो हम लिखते हैं यहाँ पे, वो भी नहीं है, और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच इज 1,22,500। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको नॉन करंट पार्ट पे जाना है, और वो भी एसेट साइड में। इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स के आप बड़े तौर पर परचेज और सेल्स को लिखते हो। तो इनफ्लो आप लिखते हो, और साथ के साथ उससे आउटफ्लो आप लिखते हो। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे।
नॉन करंट एसेट्स में आप यहाँ पर देखिए, आपके पास टेंजिबल फिक्स एसेट्स जो हैं वो 1,17,000 के थे, और अब जो है वो हो गए भाई आपके 2,74,000। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, 1,57,000 1,57,000 की परचेज करी गई है। तो परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, पैसे गए होंगे, और पैसे जो गए हैं वो गए हैं जी 1,57,000 रुपीज। इसके बाद इसी में ही आगे दिया हुआ है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये 55 की थी, अब ये 68 की हो गई हैं, यानी कि ये भी परचेज करी गई। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और हमने जो इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी हैं वो परचेज करी हैं 13,000 रुपीज की। इसका मतलब जो है यहाँ पर, और देखें आउटफ्लो क्या है, कोई भी आउटफ्लो है ही नहीं। अगर कोई भी आउटफ्लो है ही नहीं है तो सॉरी, कोई भी इनफ्लो है ही नहीं, सॉरी इनफ्लो कोई भी है नहीं, लिख दिया मैंने। और आउटफ्लो आपका हो रहा है 1,70,000। टोटल कर दिया जाए, नील में से 1,70,000 माइनस किया तो इस जगह पर आंसर भी आ रहा है -1,70,000। -1,70,000 का मतलब ये कि यहाँ पर कोई भी पैसे आए नहीं बल्कि पैसे चले गए। तो हम लोग लिखेंगे कैश यूज हो गया है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद हमने स्टार्ट करनी है अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बड़े तौर पर शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स के इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक किया जाएगा, वहां से कितना इनफ्लो हुआ, वहां से कितना आउटफ्लो हुआ, और इसके अलावा उनके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड्स का पेमेंट है तो वो भी हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लिख दे रहा हूँ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आप इनफ्लो आउटफ्लो लिखे बिना भी कर सकते हैं, स्कूल में ज्यादातर बिना इनफ्लो आउटफ्लो लिखे हुए डायरेक्ट कराया जाता है। क्वेश्चन में हम चलते हैं और शेयर होल्डर्स फंड में। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड में अगर आप देखें तो शेयर कैपिटल 2 लाख से 2,50,000 हो गया है, 50,000 रुपीज बढ़ गया है। बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या, हमने शेयर इश्यू किए होंगे। अगर इश्यू किए होंगे तो पैसे आए होंगे, तो हम लोग लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, और शेयर्स के इश्यू करने से हमारे पास जो पैसे आए होंगे वो आए होंगे 50,000। फिर इसके बाद जो है आप रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी डील कर चुके हो। नॉन करंट लायबिलिटीज में चलते हैं, हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और यहाँ पर डिबेंचर्स हैं, और डिबेंचर्स का जो अमाउंट है वो चेंज हुआ है, 50 से 80 हो गए हैं। अगर 50 से 80 हो गए यानी कि 30,000 बढ़ गए हैं, यानी कि हमने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन में और लिखते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 30,000। डिबेंचर्स के इश्यू करने से 30,000। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको और कुछ भी नहीं दिख रहा है। शेयर होल्डर्स फंड भी हो गया और नॉन करंट लायबिलिटीज भी हो गई। अब हमने सोचना है कि इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट दी गई या इनके ऊपर कोई डिविडेंड अगर दिए गए हैं तो उनको भी हमने क्या किया हुआ होता है कि उनको भी हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय उसको कंसीडर किया होता है। तो वहां से मूव करके हम लोग यहाँ पे लाते हैं, जैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की बात समझी थी। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने वहां पे लिखी थी 7,500 रुपीज की। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं था, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट था, तो वहां से हमने उसको ऐड करके बाहर निकाल दिया था। यहाँ पर हम उसको लिखेंगे पैसे तो दे रहे हैं और दे रहे हैं, तो ये किस एक्टिविटी के अंदर दे रहे हैं, किस एक्टिविटी के नाम से दे रहे हैं, वहां जाकर लिखा जाएगा। तो इंटरेस्ट यहां पर लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो थी ये थी आपकी 7,500। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। आए हमारे पास 80,000 है और जाने के लिए यहाँ से 7,500 रुपीज चले गए हैं,
तो नेट रिजल्ट क्या रहा, 80 में से 7500 माइनस कर देंगे तो 72,500 रुपीज जो है यहाँ पर बढ़ जा रहे हैं। 72,500 जो बढ़ जा रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश जनरेटेड। कैश जनरेटेड का मतलब इतना कैश बढ़ गया हमारे पास फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम लोग 4th स्टेप पे जब चलते हैं तो 4th स्टेप में हम लोग सारे अमाउंट को जोड़ते हैं, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, तीनों एक्टिविटीज में कितने पैसे आए थे और कितने पैसे गए, इन सारे पार्ट को हम लोग लिखते हैं। तो पहली वाली एक्टिविटी में हमारे पास से पैसे आए थे, बढ़ रहे थे, उसमें इनफ्लो हुआ था 1,22,500 रुपीज का। दूसरी वाली सेकंड वाली एक्टिविटी में हमारे पास से माइनस हो गए थे, पैसे चले गए थे 1,70,000 रुपीज। और थर्ड वाली एक्टिविटी जो हमने अभी भी कैलकुलेट करी, इसमें हमारे पास पैसे आए हैं और पैसे आए हैं हमारे पास कितने, 72,500। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा ये हमने चेक करना है। फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो है प्लस माइनस करने के बाद 25,000 रुपीज जो है ये हमारे पास से बढ़ जा रहे हैं। ये प्लस में 25,000 हो रहा है। अगर प्लस में हो रहा है तो हम यहां पर आंसर लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर इज 25,000। पूरे साल में हमारे पास इन तीनों एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हमारी होती हैं, इससे हमारे पास 25,000 रुपीज आए। अब इसके बाद आपने चेक करना है कि आपके पास शुरुआत में कितना पैसा था। स्टार्टिंग में आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने थे, 70,000। तो हम आगे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग जो थे वो हमारे पास 70,000 के थे और 25,000 रुपीज साल भर में बढ़े, 70 शुरू में था, तो आखिरी में हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड जो रहना चाहिए वो 95,000 होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड 95,000 है तो इसका मतलब आपने ठीक कर दिया। हमने यहाँ पर बताया कि तीनों एक्टिविटीज में ये चेंजेस हुए। चेंजेस होने का रेट रिजल्ट क्या रहा, 25,000 रुपए 25,000 रुपीज बढ़ गए और जब 25,000 बढ़ गए, 70 शुरू में थे, 25 बढ़ जाने के बाद इस तरीके से ये 95,000 रुपीज एट द एंड